नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री का ये काफिला अब राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश आ पहुंचा है। और मैं इस वक्त दिल्ली से सटे हुए नोएडा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में आने वाले गौतम बुद्ध नगर जिले में मौजूद हूं। और यहां की सियासत क्या कहती है, यहां के मुद्दे क्या हैं, आखिर इस बार चुनावों में क्या गर्मी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है। और ऐसे में जैसे जैसे अब अगला फेज भी सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर अगले फेज के तहत यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, तो उस गर्मी को भांपने की भी कोशिश हम करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश इसलिए भी जरूरी हो जाता है सियासी लिहाज से, क्योंकि जो 400 पार का टारगेट रखा है वो उत्तर प्रदेश ही काफी हद तक तय करेगा कि वो मुमकिन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पर है। और इसीलिए जब एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो जब उत्तर प्रदेश आते हैं इस मंच से वो लगातार यही कहते हैं कि 2 शहजादे उन्हें तो पहले ही जनता खारिज कर चुकी है। हालांकि चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन क्या कहता है यहां का मिजाज, जनता भी मेरे साथ है। और महाभारत एक्सप्रेस पर इस वक्त इसकी छत पर मैं खड़ी हूं। तपिश बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्माहट मुद्दों की कितनी है ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहां पर 2 मेहमान भी हैं, नीचे पूरा पैनल और जनता इंतजार कर रही है। लेकिन उससे पहले वार पलटवार एक रिपोर्ट। में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। और जो अपने आप को यदुवंशी कहकर के ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। यूपी में खास तौर से जो पहली 8 सीट हुई हैं, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि 8 की 8 हम जीतेंगे। इंडिया कहीं ज़मीन पे नहीं है, तो विपक्ष दिखावा कर रहा है। वो दिखाने को चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी मालूम है वास्तव स्थिति क्या है। अच्छा, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको असम के सिलचर लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जो गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रही हैं, सुन लेते हैं। उत्तर भारत में और बंगाल में इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, असम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे और बंगाल में 30 क्रॉस कर जाएंगे। बंगाल में अभी से ही तृणमूल कांग्रेस विजय जुलूस निकालने लग गई है। टीएमसी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं 25 से ज्यादा सीटें। देखिए, बंगाल में हम, आप मेरी बात आपकी चैनल को बता कर रखे, 30 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की। इस बार के लिए गृह मंत्री जी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बात चल रही है कि हो सकता है उत्तर भारत भी आ जाए चुनाव लड़ने। कैसे दें? अब उनको पहले ही घोषणा करनी थी लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता, समझ में आता इतने बड़े नेता के मन में डर क्या है। अखिलेश यादव के साथ साथ सारे लोगों ने, पूरे गठबंधन ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं रायपुर में? क्या
पूरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। कैसे देखते हैं इन प्रदर्शन को, एक साथ एक मंच पर आके अरविंद केजरीवाल के लिए? क्या प्रदर्शन? पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ प्रदर्शन कर रहा है, एक मंच पर एक साथ होने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मगर तस्वीर दिखाकर क्या होगा? यहाँ मौलाना साहब और कांग्रेस आमने सामने, वहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी आमने सामने है। केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आमने सामने। तस्वीरें दिखाकर क्या होता है? सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो भीड़ है गृह मंत्री जी, पूर्वोत्तर भारत में इस भीड़ को आप कैसे व्याख्या करेंगे? लोग आपके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस सम्मान को, इस प्यार को जो पूर्वोत्तर में? देखिए, ये नरेंद्र मोदी के करिश्मे का परिणाम है और हमारी डबल इंजन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी की सारी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया है, इसलिए विशेषकर महिलाएं और गरीब मोदी जी के साथ है। और आसाम में जो सालों के बाद शांति की स्थापना हुई है, इसके कारण भी लोगों में नया उत्साह और नया विश्वास है। मुलाकात होगी गृह मंत्री जी, और ये हुजूम देखकर ये तो कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार का भरोसा ज्यादा हो रहा है। देखिए, यहाँ हम 12 सीटें कम से कम जीतेंगे आसाम में, और मैं मानता हूँ आसाम के लिए हमारा सैचुरेशन पॉइंट। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटों की बढ़ोतरी हो। ये थे गृह मंत्री अमित शाह जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप हुजूम देखिए, लोगों का समर्थन देखिए, जहां एक और अभिवादन लेते हुए तो वही उत्साह लोगों में अभिवादन करते हुए। ऐसा बहुत कम हुआ है जब कोई गृह मंत्री या कोई देश का मंत्री पूर्वोत्तर भारत में आया हो, लेकिन इस तरह की रैलियां और ये जोश, उत्साह, लोगों का उत्साह जो बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, कहीं पर आप खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जो भीड़ है वो ये बता रही है कि किस तरह से इस बार, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की इन सीटों पर। तो असम के सिलचर से गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, जो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी पर जनता भरोसा कर रही है। चलिए अब गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले जो यहाँ इस महाभारत एक्सप्रेस की छत पर हमारे साथ जो खास मेहमान है, महेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं आप। शुरुआत में आप ही से कर लेती हूँ, क्या माहौल है, जल्दी से बताइएगा। संक्षिप्त। माहौल बहुत अच्छा है, राष्ट्रवाद के लिए जनता चुनाव कर रही है, और अब की बार 400 पार हम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। ब्रजेश भाटिया जी, आप तो किसान नेता हैं, आपके मुताबिक इस बार क्या है गौतम बुद्ध नगर की जनता का मूड? यहाँ पर किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार यहाँ आंदोलन होते रहे हैं, और अब की बार गौतम बुद्ध नगर की जनता और यहाँ का किसान इस बात को देख रहा है कि भाई कौन किसानों को भला कर सकता है। हम साइलेंट मूड में है और पूरी तरह से हम अब की बार जो हमारे मुद्दों पर काम करेगा, जो हमारे मुद्दों को हल करेगा, यहाँ पर 10% किसान प्लॉट की समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं, किसान उसको वोट देगा जो हमारे 10% प्लॉट होगी और जो हमारे मुद्दों के काम करने का काम करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर करणी सेना से भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले एक बार सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, फिर चर्चा में आगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी? यहाँ तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। भाजपा ये न भूले कि ये भगवान बिरसा मुंडे की भूमि है, जो न कभी डरे हैं और न कभी दबे हैं। हमें भरोसा है कि आपका एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और इनको सत्ता से हटने का काम होगा। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए हैं, जब वोट पड़े तो उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप लोग मतदान करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला संविधान को खत्म करने का है, इस लोकतंत्र को खत्म करने का है। और कहीं ऐसा न हो कि अगर हम 24 में चूक गए तो याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आपके वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। ये अधिकार अगर हमारा वोट का चला गया तो हमें उसी दौर में ये पहुंचा देंगे जिस तरीके से। सबके अपने अपने दावे हैं और जीत को लेकर हर कोई अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, और ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है ये हम जनता से समझेंगे। लेकिन एक कमेंट पे यहाँ पर करणी सेना इसकी तरफ से कालरी जी हमारे साथ हैं, आपका अनुमान क्या कह रहा है, क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में?
उस क्षेत्र में बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है, जो समाज की बहन बेटियों और समाज के लोगों को जो दबाया जा रहा है प्रशासन से और जो मौजूदा जो सरकार है इनके ओर से, तो बहुत ही दुखद बात है और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है इससे। आपको बदलाव चाहिए? बदलाव बिल्कुल चाहिए। समाज पहले है, जो ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं इसमें राम राज्य है कि जनता जनार्दन राम से भी बड़ी होती है, तो हमको वो राम राज्य चाहिए। राम मंदिर तो आया ही है, राम राज्य भी आप स्थापित। राम मंदिर आप ले आए, राम राज्य कब लाएंगे? राम राज्य की स्थापना तो 2014 में और 2017 में हो चुकी थी। वो देखने का नजरिया 1 महीना पहले यही क्षत्रिय समाज भी सब चीज अच्छी बता रहे थे, लेकिन ये समय समय की बात है और राम राज आ चुका है। 370 धारा हटने का मतलब राम राज्य है। ठीक है, आपके अपने मुद्दे हैं। अब जरा नीचे चलते हैं, फिर आप लोगों के पास में आऊंगी। जनता का भी हम रुख करेंगे और ये समझेंगे कि जनता आखिर इसे लेकर क्या कह रही है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर बहुत मायनों में खास हो जाता है। आप राम मंदिर के बाद राम राज्य की बात जिस तरीके से यहां पर कर रहे हैं, लोगों के बीच उसे लेकर क्या एक परसेप्शन बना है और क्या वाकई उनके लिए विकास की परिभाषा कुछ और है? गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करते हैं। चलिए नीचे चलते हैं इस लिफ्ट पर सवार होकर, और अब जनता जनार्दन को सुनने और उन्हें समझने का वक्त है। और फिर नीचे पूरा पैनल हमारा इंतजार कर रहा है। कई खास मेहमान हमने नीचे भी बुलाए हैं जो बताएंगे और जवाब देंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यहां पर देखिए जिस तरीके से दावा भी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे कि मोदी की गारंटी ही काफी है जनता के लिए। उन्हें किसी और पर ना तो भरोसा है और ना ही वो किसी और पर भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन इसे लेकर अब जनता क्या कहेगी, मैं आप लोगों के बीच आऊंगी। एक बार जोरदार तालियों से जरा स्वागत कर दीजिए हमारे इस मंच का। मैं आपके बीच आती हूं, लेकिन पहले जरा अपने मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक करके परिचय उनका करा दें और एक एक सवाल भी उनसे लेना बहुत जरूरी है। फिर आपके बीच आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। और देखिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएलडी की तरफ से हमारे साथ जनार्दन भाटी जी हैं। बीएसपी के नेता राजकुमार गुर्जर हमारे साथ हैं। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता। तो शिवम त्यागी जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि एक सवाल ऊपर से आपके लिए आया है। राम मंदिर तो ले आए आप, राम राज्य कब? मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर ले आए और राम राज्य कब, तो वो किससे उम्मीद कर रहे हैं? इमरान मसूद से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राम राज्य लेकर आएगा, या फिर वो उनसे उम्मीद कर रहे हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे वो राम राज्य लेकर आएंगे? इस देश में इस समय जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर बनने के बाद मैं कहता हूं लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, राम राज्य की तरफ ही अग्रसर है। एक सवाल और उठा ऊपर, भाटी जी ने कहा कि भाई वो जो किसानों की परेशानी सॉल्व करेगा हम उसके साथ हैं। मान लीजिए समाजवादी वाले, एक बात से मैं सहमत हूं, समाजवादी वाले किसानों की सारी परेशानी सॉल्व कर देते हैं वो, क्योंकि वो करते क्या हैं, वो कहते हैं कि भैया बना हुआ मकान तुम्हारा, खाली प्लॉट हमारा, वो कब्जा करके जमीन ही लेके निपटा देते हैं। उसकी कहानी के जी हो गई छुट्टी आपकी। विषय बहुत साफ है। इस देश में गरीब, किसान, महिला, युवा जो भी इनके मुद्दों की बात करेगा, जो भी इनकी बात करेगा और जो धर्म का सम्मान करेगा, सबका वो मानता है वही सरकार में आएगा। और जनता ने वैसे भी ठाना ही हुआ है अब की बार 400 पार। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, अभी रांची में एक रैली चल रही थी, आरजेडी, कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले आपस में ऐसी कुर्सियां बजी है ना कार्यकर्ताओं में, ऐसे बदहवास हो चुके हैं। पहले ही फेज के बाद इन्होंने तो कहा ही था कि हाथ बदलेगा, हालात बदल दिया। हालात जब भी आएंगे दंगा ही कराएंगे। मैं जवाब ले लूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी यहां तक कह दिया है भाटी जी कि 2 शहजादों को तो पहले ही नकार चुकी है जनता। फिर इस बार आपका कॉन्फिडेंस किस आधार पर? 2-3 बातें जो सबसे पहले किसान की बात कर रहे थे, किसान हो, युवा हो, गरीब हो, महिलाएं हो, वो सब ये अब कह रहे हैं भाजपा के लिए कि वफा की राह में गर्दो गुबार होने तक मैं तेरा हूँ, तेरा शिकार होने तक। तो इन्होंने किसानों को नहीं छोड़ा है, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस ग्रेटर नोएडा के अंदर, इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर किसानों के लिए 4 गुना जमीन का मुआवजा बढ़ाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 रुपया उसके बाद इन्होंने भाजपा सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया। इनके विस्थापन, अगर हम एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ किसान को आप 500,000 गज जमीन से विस्थापित करके 50 गज जमीन के अंदर लेके आ जाते हैं, उसके वो क्या उसमें खाएगा और क्या अपने पशुपालन करेगा? उसके साथ साथ प्लॉटों के उनके मुद्दे हैं, अधिग्रहण के मुद्दे हैं, कुछ उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये मुद्दे आपका कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि इस पर बीजेपी विफल रही है? सारे मुद्दों पे बीजेपी विफल रही है, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, चाहे वो युवाओं के मुद्दे हो। युवाओं के लिए पेपर लीक से लेके भर्ती घोटाले हुए, सचिवालय भर्ती घोटाले हुए, उसके बाद 59,000 शिक्षक अपनी नौकरी के लिए। हमारे साथ नीचे भी हैं, उनसे हम पूछेंगे। ठीक है, जल्दी से
महिलाओं के लिए जिस तरह से महिलाओं का इन्होंने अपमान किया है, जिस तरह से हमारी पहलवान महिलाएं हो, चाहे मणिपुर से लेके और आपके यहाँ तक बदायूं हमारा पे जो हाल रहा है, चाहे हमारा उन्नाव पे रहा है, इस तरह पे जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया गया, उसको देखते हुए अगर बीजेपी महिलाओं के हित की बात करे तो बड़ा ही शर्मिंदी। छोटे छोटे में सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप बताइए, मतलब बीएसपी की क्या तैयारी है, क्या लग रहा है आप लोगों को कि आपके लिए क्या संभावनाएं बन रही है? देखिए, बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हर बार की तरह बीएसपी अपने कोर वोटर के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है और बहन जी की उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से 45 सीटें आ रही है। जो बहन जी का अपने वोटरों पे विश्वास है वो कायम है और बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। बीएसपी इस तरह की हवाबाजी में कभी पहले ना काम करती थी, ना अभी भी काम कर रही है। बीएसपी का कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ा रहा है और इस बार परिणाम बीएसपी के हक में आने जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर की सीट बसपा मजबूती से जीत रही है। बसपा मजबूती से जीतेगी। आरएलडी के यहाँ पर हमारे साथ नेता हैं, ये मुझे बताइए कि अब तो क्योंकि आप उस 400 प्लस के नारे को आप लोग भी बुलंद कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि मुमकिन हो पाएगा क्या गौतम बुद्ध नगर जिले में? ये तो कंफर्म है। जैसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 400 पार का जो नारा दिया है, गौतम बुद्ध नगर की जनता ने मन बना लिया। डॉक्टर महेश शर्मा जी 10 लाख पार से जीतेंगे, ये मन बन चुका है। एक तरफा चुनाव है, यहाँ विपक्ष के पास कोई ना मुद्दा है। विपक्ष एक ऐसी पार्टी है, मैं अभी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के भाई से बात कर रहे थे कि इन पर तो प्रत्याशी चयन नहीं हुआ। प्रत्याशी चयन एक दिन अवाना जी होते हैं, दूसरे दिन डॉक्टर महेंद्र नागर जी होते हैं। जो प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकते वो जनता की बातों को कैसे उठाएंगे, कहाँ है? और समाजवादी पार्टी के चरित्र की बात मैं कर दूं किसानों के बारे में, 2016 में अखिलेश सरकार ने इस गौतम बुद्ध नगर के 55 गांवों के किसानों के साथ जो छल किया, जो हाईकोर्ट ने आदेश किया 10% प्लॉट के लिए, और इस सरकार ने, उस वर्तमान सरकार ने 16 में अखिलेश सरकार ने उसको नष्ट करा दिया। और आज दर दर की ठोकर किसान यहां पे 8 महीने जिस संघर्ष में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी रही, 8 महीने अथॉरिटी पे पड़ी रही और वो किसान जो आज करोड़ों के प्लॉट होते, इन लोगों ने एक रात में उन चीजों को खत्म करा दिया। कहां है किसान हित का जवाब वो देना चाह रहे हैं। लेकिन पहले आप कांग्रेस के पास आते हैं और कांग्रेस को लेकर भी जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है और वो ये कह रही है कि आपकी पार्टी भी उसे अस्वीकार कर चुकी है, तो फिर वो कैसे इस बात का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं? आप किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? आप उस नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो 2014 से लेकर 24 तक लोगों को ठगता रहा। वो उस नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो किसानों को डबल आय इनकम करने वाली सरकार जो फेल कर गई। आप उस नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो 2 करोड़ जनता 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी और नहीं दिया। आज पूरे घोषणा पत्र में न किसानों के बारे में कोई बात लिखा है, न बेरोजगारी के बारे में लिखा है, न महंगाई के बारे में लिखा है। और ये जो गुब्बारा सपनों के सौदागर बन के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये पूरी बौखलाहट 102 जो अभी पीछे इलेक्शन हुआ है उसमें पूरा साउथ में साफ और नॉर्थ में पूरा हाफ हो गया। 8 की 8 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जा रही है। क्यों नहीं जाएगी आप बताएं? आप अगर किसानों के बारे में, अगर आप किसानों की आप कह रहे हैं 8 की 8 सीटें आपके पास, 8 की 8 सीट इंडिया, उसका कारण केवल यह है कि आप किसानों के साथ धोखा किया है। आप किसानों का आंसू के साथ, आप मुझे बोले, मैं आप में बोला नहीं, आप मुझे बताएं आप किस तरह के आरएलडी हैं? आप तो थे इंडिया गठबंधन में, कौन सा लालच हो गया, क्या बात हो गया? आप जाटों को धोखा दे रहे हैं, आप किसानों को धोखा दे रहे हैं, आप धोखा देकर आप ले रहे हैं। और क्यों नहीं मिलेगी? मैं आपको बता देता हूं, आने वाला उत्तर प्रदेश 80 का 80 सीट इंडिया गठबंधन को आएगी और इनका 100 से कम सीट आएगा। बड़ा दिलचस्प आपने कहा 80 की 80 सीटें। अच्छा, आप नीचे चलते हैं क्योंकि दावा दोनों की तरफ से 80 में से 80 सीटें जीतने का किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आप अलग होइएगा तो मैं आप लोगों के बीच आ पाऊंगी। हाँ, आप बताइए क्या हो रहा है इस बार चुनाव? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल काम पसंद है उनका? बिल्कुल पसंद है। अच्छा, ठीक है, आप बताइए। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी ने काम किया है या प्रधानमंत्री किस पर? सबने देखा, पूरे देश ने देखा, उसकी उन्नति देखा, पूरा वर्ल्ड देखा। मैं आम लोगों से पहले बात कर लूं। आंटी, आप आगे आइएगा थोड़ा, आप बताइए। आने दीजिए उन्हें, आगे तो आने दीजिए। आप तो महिला है, मुझे बताइए क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए, किस पर भरोसा होता है? हमें जो हमारी सुरक्षा करे हमें उसके ऊपर भरोसा होता है और मोदी जी के सिवाय कोई है ही नहीं। ऐसा महापुरुष न था, न है, न होगा। और अब की बार 400 पार। और 2 लाइन और कहूंगी कि 400 के पार वाला होठों पे गितवा और मोदी को भगवा भावे और भावे भगवा। आप बोलिए। बीएसपी किस लिए कोई क्या वजह है इसकी? काम कर रही है,
काम कर रही है? दिखाई दे रही बीएसपी, तो बीएसपी कहाँ से आएगी? हमारे मंच पर तो है, मंच पर दिखाई दे रही है ना, कहीं स्टेट बैंड ही दे देगी एक दो, कहीं मैदान पे तो कहीं बीएसपी नजर नहीं आ रही। सपा आएगी कहाँ से? सपा तो वैसी क्या कह नोएडा को उसने ही जनवाया है। नोएडा वो सपा कहती है महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे कह देते हैं सपा वाले कि जो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, कहाँ से महिलाओं को सुरक्षा देंगे? गलती वाली बात भूल नहीं रहे हैं लोग। नहीं भूलेंगे नहीं, महिलाओं की सुरक्षा है ये। गोलिया जी सुन लो, मैंने सुन लिया आपको। बहन जी कह रही थी अभी सुरक्षा को लेके 400 पार के स्लोगन भी देने त्यागी जी। नहीं, मैं बता दूं, खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, इन बहन जी की बेटी होती मणिपुर में महिला सुरक्षा के नाम पे जो वीर सैनिक की पत्नी और बहन के साथ हुआ, उस भी आप पे मांगना चाहते। एक महिला आई है, इनसे पूछ। ऐसा है, भारत के लिए सिर्फ एक ही इंसान, एक ही शख्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हर कण-कण के लिए, हर क्षेत्र के लिए, समाज में हर तरह के विकास के लिए, सदा के लिए केवल हमारे प्रधानमंत्री बनने चाहिए और बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी। भाई इनके लिए कुछ नहीं है। एक मिनट बोल। भाजपा वाले भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। एक मिनट सुन लीजिए। अरे बोल। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं मोदी के राज में भाजपा के नेताओं से महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिला यहाँ खुद कह रही है। कहाँ कुलदीप सेंगर से सुरक्षित हैं? कहाँ इनके नेताओं से सुरक्षित हैं? लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप देश की बेटियों को देखिए, महिलाओं को सब कुछ मिल रहा है, हर कुछ, हर तरह से आगे आ रही है, हर क्षेत्र में आगे है। मैं भी साल हूँ इसके लिए। माइक नहीं, मैं आती हूँ आप लोगों के पास, मैं फिर से आऊंगी, मैं फिर से आपके पास भी आती हूँ। आप जरा इसका जो जवाब है कि चाहे महिलाएं प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रही हो, चाहे वो 33% की बात कर रही हो, लेकिन महिलाएं खुद बोल रही हैं, तो ये भरोसा नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल देखिए, उनकी भावना है और उनके भावना का भी सम्मान होना चाहिए, वो हमारे 140 करोड़ जनता में भी। लेकिन थोड़ा गुमराह हो गई है मैडम, थोड़ा गुमराह इसलिए हो गई हैं क्योंकि उनको तो याद करना पड़ेगा, लखीमपुर का घटना तो याद करना पड़ेगा कि नहीं? आपको उत्तराखंड का अंकिता का घटना याद करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको जंतर मंतर की घटना याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आप इस तरह से देखिए मैडम, आपके भावनाओं का सम्मान है, लेकिन आपको दूसरी महिलाओं के बारे में सोचना है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए देश प्रधानमंत्री। लेकिन ये तो महिलाएं ही हैं, कोई एक नहीं। मैंने 2-3 महिलाओं से बात की है। शिवम त्यागी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि 2-3 सवाल आपके लिए भी आ रहे थे और आपके लिए अच्छा नहीं बोल रहे थे। आपने जो है कांग्रेस वालों को इतना समय दे दिया, अगर आज ये उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़े तो भी हार जाएंगे राहुल गांधी। इनका इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में। आपने उनको 5 मिनट देकर बर्बाद कर दिया। अब इन पर आते हैं। इन्होंने कहा सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। अगर 2014 से पहले आपने ये बस यहां पर लगाई होती और आप शो खत्म करके जाते तो कानून व्यवस्था ऐसी थी, बस ही ना मिलती, आपको लोग उठा के ले जाते। आप ले लेते। अभी और सुनिए, इस परी चौक के दूसरी तरफ महिला रात को 8 बजे के बाद भला घूम ले, इस उत्तर प्रदेश में घूम ले। हालत ऐसी थी जिसकी कोई हद नहीं है। शहरों में सेफ नहीं थे, यहां तो छोड़ दीजिए, अब आगे आते हैं। इन्होंने एक और चीज कही, आपको मणिपुर याद नहीं है, आपको उत्तराखंड याद नहीं है, हमें याद है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी 2 घंटे बोला, मेरे देश के गृह मंत्री ने भी बोला। पूछना जरा इनसे, संदेश खाली पर कितना बोला इन्होंने? मैं पूछती हूँ, आप पूछ लेते हैं, आप जवाब ले लूं, बोलिए। देखिए, ये बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की। इस उत्तर प्रदेश के अंदर हर रोज 10 रेप हो रहे हैं, हर रोज 11 मर्डर हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं महिला सुरक्षा में महिला सेफ है। इनके खुद विधायकों की माओं के कुंडल छीने जा रहे हैं और ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर किसानों की इन्होंने बात करी, आरएलडी वाले बात कर रहे हैं किसानों की, अगर इन्हें तो किसानों के बारे में बोलने का हक इसलिए खो चुके हैं ये कि अगर 750 किसान शहादत के बाद भी, ड्रोन हमले के बाद भी, एक थोड़ा सा धैर्य रखिए शिवम जी, ठीक है? हाँ, नहीं, बीच में बार बार बोलिए, आप जल्दी बोलिए। और एक मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो आप पर सबसे ज्यादा उठते हैं। और आरएलडी वालों के लिए तो मैं बस ये कहूंगा, और किसी से इनको क्या लेना देना, ये अपने मतलब की खोज में रहते हैं। हमने देखा हर हुकूमत में तलवे चाटने वाले मौज में रहते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है। नहीं, थोड़ा भाषा का थोड़ा सा ख्याल रखिए। भाषा मैंने एक शेर, आप एक सुनिए। दूसरी बात, ड्रोन हमले होते हैं किसानों पे,
किसानों पे, ये भाषा की बात कर रहे हैं, जो नमरे हुए किसानों पे उनको लिए कीले नहीं, लेकिन भाषा आप थोड़ी संयमित रखिए, भाषा आप थोड़ी संयमित रखिए। देखिए मेरे दोनों तरफ मेरे साथी जो हैं बड़ी मजबूती से देश की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने बीजेपी के साथी और सहयोगी साथियों से मैं मात्र वर्तमान सांसद से 5 सवाल पूछ रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी साथी, मेरी एक बात सुन ले, कोई भी साथी मेरे 5 सवाल का जवाब दे दे, मैं अभी ये बीएसपी का पटका उतारकर बीजेपी का पटका पहन लूंगा। माननीय सांसद जी, बहुत बड़ी लोकसभा है, काम नहीं कर सकते, लेकिन संसद में अगर 5 सवाल में एक भी सवाल पर अगर जो माननीय सांसद जी ने सवाल उठाया, मैं बीएसपी का पटका उतारकर बीजेपी का पटका भी पहन लूंगा। आपके मन से कह रहा हूं। मेरा पहला सवाल है, महेश शर्मा जी के अस्पतालों की संख्या बढ़ी, कितने सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ी, कितने सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी, लोगों को नोएडा से जैसे शहर में जो शहर का सी विंडो है, पानी पीने का उपलब्ध नहीं करा पाए। मैं ये कह रहा हूं, उनके पास सांसद निधि नहीं है, लेकिन संसद में आज तक सवाल उठाया उन्होंने। हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगी, लोकल क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए नोएडा प्राधिकरण के जल्दी अगला मीनों में भी है, लेकिन आज तक सांसद जी ने एक सवाल लोगों के बीच में नहीं बोला। मेरे कोई भी साथी इस पे जवाब दे। चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगी, महत्वपूर्ण सवाल है आपके, लेकिन इन सवालों पर हमारी जनता क्या सोच रही है उनका भी मैं सवाल लेकर फिर इस मंच पर लौटेंगे। देखिए, यहाँ पर जनता काफी गर्म हो गई है, उनके सवाल बहुत सारे हैं, तो जल्दी जल्दी एक एक सवाल ले ले, फटाफट से, जल्दी से। इसे छोड़िए, पूछ एक सवाल। भैया ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं, मेरा सरकार से ये सवाल है, सीबीएसई बोर्ड के सारे स्कूल केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं सीबीएसई बोर्ड के सारे स्कूलों ने जो है मनमानी फीस ले रहे हैं, स्कूल के अंदर किताबें बेच रहे हैं, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, सरकार क्यों नहीं ले रही इस पर निर्णय? पूछिए अपना। मेरा ये सवाल है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में गौतम बुद्ध नगर को क्या योजना दी है, ये सवाल पूछो। बीजेपी से सवाल लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 8 महीने से किसान बैठे हैं और जो सहयोगी दल है आरएलडी, वो भी हमारे साथ बैठी थी, लेकिन अब सत्ता के उसमें आ गई है। वो ये बताते हैं कि हमारे मुद्दे कब होंगे भारतीय। ठीक है, आपका सवाल। आप क्षत्रिय समाज जो कोर वोटर रहा है भाजपा का, वो क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ लामबंद क्यों है? पूरा क्षत्रिय समाज लामबंद है जो कोर वोटर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने क्षत्रिय समाज के साथ की जो मैं नाराजगी का सवाल लेकर मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एमएसपी पे हमें घोषणा करी है, ये बीजेपी सरकार कब घोषणा करने? ठीक है, चलिए मैं उधर के लोगों के पास आप लोगों के पास आ रही हूँ। 1 मिनट पहले सारे सवाल आपके लिए हैं, सुन लिए होंगे आपने। शिवम जी, एक करके जवाब दीजिए। एक एक करके ही जवाब दूंगा। सबसे पहले मेरे मित्र ने एक भ्रांति फैलाने की कोशिश करी कि क्षत्रिय समाज जो है मोदी जी के साथ नहीं है। किसके साथ हो भाई? जिसने गौरव और सचिन को काट दिया था उनके साथ खड़े हो गया। लेकिन शिवम सुनिए, शिवम 1 मिनट, ये लेकिन नाराजगी तो है ना, उस नाराजगी का जवाब दीजिए। ये कोई एक पर्सन नहीं है, पूरा समाज से जुड़ा हुआ सवाल। आपने कहा उनके समाज से जुड़ा हुआ समाज। हाँ, 3-4 लोग खड़े हैं, तो वो समाज से नहीं। मैं मानता हूं कि, और ये देश मानता है और ये देश जानता है कि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। अब आगे आते हैं दूसरी बात। अब आगे आते हैं। एक मेरे मित्र ने कहा कि एजुकेशन के लिए क्या किया इन्होंने। भैया, पहले इस देश में 384 मेडिकल कॉलेज थे, अब 750 है। सुनो जरा, अभी कहा था ना, अभी 700 यूनिवर्सिटी थी, अब 1100 है। सुनो जरा, अब देखो दिक्कत क्या है। एक तो समाजवादी वालों को वोट नहीं मिलती, जो मिल जाती है ये कटवा देते हैं। जनता थी, जनता का सवाल था, इंडिया गठबंधन। शिवम जी ये बताते, इन्होंने एक सरकारी अस्पताल या एक सरकारी स्कूल इस जगह पे खोला हो? गौतम बुद्ध नगर में हम खड़े हैं, पिछले 10 साल से वो सांसद हैं, एक भी बताते हैं वो एक भी सरकारी स्कूल या सरकारी स्कूल और अस्पताल खोला गया हो? कुछ नहीं खोला है। आप रोज, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं रोज, मैं रोज एक IIT IIM खोल रहा हूँ। IIT और IIM अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, और एम्स जो बने थे उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव जी के टाइम पे बने। आप बताइए, एक एम्स खोला है? नहीं, आप हंस लें। एक लाइन में एक एम्स खोला आपने 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में 6 एम्स थे, अब 22 है। 22 यूपी की बात कर रहे हो? यूपी 22 है। यूपी में ही 3 है, 22 है टोटल। 22 कमाल बात है, 22 है भाई, 22। अब छोड़िए, सरकारी स्कूल एक भी खोला इस जनपद में? एक भी सरकारी स्कूल या एक भी सरकारी अस्पताल खोला? ये जवाब नहीं देंगे, ना एम्स में बोलेंगे, सिर्फ झूठ बोलेंगे। ये जो दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती चल रही है एक दूसरे पे, ये सच है कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं खोला। ये तो धन्यवाद देना चाहता हूं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने इस जिले को 4 इंटर कॉलेज देने का काम कराओ, जिन्होंने
में साहब काशीराम से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देने का काम कराओ, बहन जी के नाम से बादलपुर में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने का काम कराओ, नोएडा के अंदर बाबा साहब के नाम से सरकारी अस्पताल बनाने का काम। फिर भी आपको जनता नकार क्यों रही है, ये बताइए। फिर ये जिस तरह का हाय आप देख रहे हैं, यही समाज जो आजकल धर्म की अफीम जो बिक रही है और जो मीडिया जिनको सहयोग कर रही है, बीएसपी इसलिए मीडिया। तो ये आपका भी फेल्योर है कि आप लोगों तक ये पहुंचा नहीं पा रहे। ठीक है, आप किसानों की पार्टी होने की बात करते हैं, किसानों में नाराजगी आपकी पार्टी को लेकर भी। किसानों के साथ जितना राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है, अभी नीचे से भी कह रहे हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहले तो इतने आवेश में है, ये पसीना पसीना हो रहे हैं क्योंकि इनकी हालत है खराब। एक तो संस्कार नाम की चीज नहीं है, जिस तरीका की इनकी भाषा शैली है, इन्हें देखना चाहिए कि मंच पे बैठे बहन बेटी सामने है, हमें किस सभ्यता के साथ बोलना चाहिए। चलो, उसके लिए मैंने उन्हें टोक दिया था, अब आगे बात। उसके लिए मैं वो टोक चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड पर लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी के रूम में बैठे हुए आराम कर रहे थे। और लेकिन जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, किसानों पर लाठी चली तो जयंत चौधरी ने खाई, अखिलेश जी ने नहीं खाई। जब किसानों की लड़ाई लड़ी गई ग्रेटर नोएडा पे 8 महीने, तो वो बात आप पहले भी कह चुके हैं। कांग्रेस को लेकर इतनी नाराजगी और इतना हताश क्यों है? जनता कांग्रेस को लेकर बात ही नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन में एक प्रमुख घटक दल है, जितनी बातें आपने सुनी, ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया IIT एम्स उनके द्वारा बनाया गया है। इन बातों से लोगों को गुमराह न करें, हमसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात, आप किसानों, इस बार जो वोट पड़ रहा है वो वोट पड़ेगा जो नरेंद्र मोदी 2014 में बात बोल कर आए थे, वो कर पाए या नहीं। वोट पड़ेगा कि 400 रुपये का पेट्रोल 1000 रुपया कैसे, 30 रुपया 40 रुपये का पेट्रोल 100 रुपया कैसे हो गया, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपया कैसे हो गया। लोग ये पूछेगा 20 रुपये का आटा 40 रुपया। मैं आप लोगों से जवाब देने दीजिए। और ये लोग इसलिए वोट करेगा कि लोग पूछेगा कि मैं लोगों से पूछ लेती हूँ, लोगों से पूछ लेती हूँ, वोट किस आधार पे करेंगे आप लोग? गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी चीज, आप तो पार्टी के ही हैं, मैं लोगों से किस आधार पे? सपा पार्टी में सारा गुंडा राज था और कांग्रेस ने 75 साल लूटा, आरएलडी ने यहाँ का पास किया। वोट किस आधार पे? सुनिए, वोट किस आधार पे? वोट देंगे बीजेपी के वोट देंगे, बीजेपी के नाम पे वोट करेंगे। आप बताइए आंटी, आप बताइए, वोट किस नाम पे? विकास के नाम पे। हमने विकास किया है, इसके नाम पे मांग रहे हैं वोट। विकास के नाम पे वोट जो है। 22 साल में 22 एम्स बनाए, 22 साल हमारी नौकरी एम्स में है। 22 साल में वाजपेयी जी एम्स देके गए थे, जो भाई साहब कह रहे हैं ना, समाजवादी में सब गुंडे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एम्स दे गए। आप युवा हैं, बताइए आपके लिए वोट किस नाम पे आप देंगे? हमारे यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, महिला सुरक्षा बढ़ी है और बहुत काम करा है हमारे मोदी जी और योगी जी ने। इसलिए जयंत चौधरी जी ने इस बार किसानों के लिए 400 गन्ना पार बोल दिया। ठीक है, एक की दो सवाल आपसे मैं ले चुकी हूँ, आपसे हो चुका है। मैडम, मैं एक युवा हूँ, मैं अपने विपक्ष, जितने भी यहाँ विपक्ष के लोग खड़े, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हमारी बिसाड़ा में 1 लाख कांड हुआ था, तो हिंदुओं के साथ क्यों नहीं गए थे? हिंदुओं के तो उन भाइयों को आज भी जेल में उनका मुकदमा चल रहा है, तो सपा के कब कहाँ चले गए थे लोग? जब ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं को ही नहीं सुनी जाती। देखिए, मैं पिछले 18 वर्ष से गौतम बुद्ध नगर में व्यापार कर रहा हूं, और जो सुरक्षा इस व्यापार क्यों मिली है मोदी सरकार में, वो किसी में नहीं मिली। ठीक है, आप जल्दी से एक लाइन का जवाब दीजिएगा। देखिए, 2-3 चीजें जो उन्होंने कही है अभी। नहीं, उनका जवाब दीजिए पहले। किस चीज का? वो कह रहे हैं आप लोगों पे भरोसा नहीं है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए, सुरक्षा का मैंने अभी आपको बताया, आंकड़ा दिया, जिस प्रदेश में 10 रेप डेली हो रहे हो, 11 मर्डर डेली हो रहे हो, उसमें आप सुरक्षा का ये कहें कि बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है? आपके 2022 में 42 ऐसे मुद्दे थे जो पूरे होने थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, काला धन और बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, आपके आदर्श विलेज, ये सब जुमले रह गए। जनता को जिन मुद्दों से सरोकार है, आपने 82 करोड़ लोगों को आपने फ्री राशन। जवाब ले लूं, वक्त मेरे पास कम है, जल्दी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनता जो है हमसे, यानी कि उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तभी तो कांग्रेस को नहीं चुन रही, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है। जवाब ले लूं जल्दी से।
वो जब आप गुमराह कर रहे थे तो निकल गए, अब नहीं, अब तो लोग सजग हो गए कि आप जो गुब्बारे सपनों के सौदागर बन के जो दिन में 3 बार सूट बदलते हैं और आप दूसरे को शहजादा बोलते हैं, ये बोलकर वोट नहीं मिलेगा। वोट के लिए आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि मैं भी 16 लाख करोड़ रुपया किसानों का माफ करूंगा, जिस तरह मैं अदानी का माफ किया था। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही थी, माफी चाहती हूँ, वक्त इतना ही है। जनता के बहुत सारे सवाल लेकिन रह गए हैं, लेकिन देखिए जिस तरह की गर्मजोशी जनता में दिखाई दे रही है वो समझी जा सकती है कि जनता को बेवकूफ बनाना आसान है। बहरहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर अगले दिन अगले शहर मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल इजाजत दीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।